नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार में विस्तार होने जा रहा है और इस विस्तार में बहुत बड़ा मैसेज भी साथ में दिया जा रहा है। आपको बताएं, मोदी सरकार में जिन लोगों ने काम ठीक किया है उनको प्रमोट किया जा रहा है और जिनके काम से मोदी जी संतुष्ट नहीं हैं उनको कुछ और काम दिया जाएगा, यानी उनको मंत्रालय छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरे विभागों में काम दिया जा सकता है। लेकिन इतना तय कर दिया गया है कि चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, अगर वो मोदी जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो उसकी जगह को बदल दिया जाएगा। और इसी में बड़ा नाम है रविशंकर प्रसाद, जो कि कानून मंत्री थे, आईटी मिनिस्टर थे, लेकिन कहीं ना कहीं ट्विटर का हमने देखा जिस तरह का विवाद हुआ और ठीक से टैकल नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए था। इस तरह से कई मामलों में जब यह देखा गया कि जो कानून मंत्रालय का रोल होना चाहिए, पिछले काफी दिनों से जुडिशरी को लेकर भी जो चीजें चल रही थी उस तरह को हैंडल ठीक से नहीं कर पाने के कारण यह माना गया कि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री में ऐसे लोगों की कमी है जो प्रोफेशनल तौर पर इन चीजों को हैंडल कर सकें। इसीलिए आपको बताएं, मोदी कैबिनेट में अब वकीलों को भर्ती किया जा रहा है, जिसमें 13 वकील होंगे। ये विस्तार 2 में 13 वकीलों को लेना यह बता रहा है कि कानून के प्रति कितनी संजीदगी मोदी जी दिखा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद को अन्य जिम्मेदारी दी जाएगी। इसीलिए इसी तरह से एक बड़ा नाम है प्रकाश जावड़ेकर। तो ये जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, प्रकाश जावड़ेकर भी बड़ा नाम है और ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय देखते थे, इनको भी हटाया गया है और इनकी जगह भी प्रोफेशनल लाए जाएंगे। इसी तरह डॉक्टर हर्षवर्धन, ये डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के कोटे से मंत्री थे, दिल्ली से सांसद हैं और दिल्ली में बैठे थे, लेकिन ये शायद भूल गए कि तुमको पूरे भारत के साथ साथ दिल्ली की राजनीति में भी विपक्ष को घेरना है। यानी जो आम आदमी पार्टी है वो ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, ऑक्सीजन पर पूरे देश में पैनिक फैला रहा है, मीडिया के जरिए भ्रम फैला रहा है और ये अपने ऑफिस में बैठे रहे, ये ना तो पीसी कर पाए ना ठीक से काउंटर कर पाए और भूल गए और इनको लगा कि मैं तो पूरे देश का राजा हूं। शायद इसीलिए इनके मंत्रालय से संतुष्टि नहीं है। दिल्ली के कोटे से आपको बताएं, जिस राज्य से कोई मंत्री को बनाया जाता है यह ध्यान में रखा जाता है कि देश के साथ साथ उस राज्य की राजनीति में भी पूरा एक्टिव रूप से ये भाग लेगा। इसी तरह तीसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं, बाबुल सुप्रियो। ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे और इनको माना गया था कि ये क्योंकि वहां की फिल्म सिटी से थे, युवा थे, तो युवाओं को जोड़ेंगे और इसलिए इनको इनकी पसंद की एक विधानसभा की सीट दी गई। इन्होंने पसंद की, जहां से ये सांसद है वहां से नहीं। इनसे पूछा गया कि कहां से आप विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हो, तो इन्होंने कलकत्ता सिटी की सीट को चुना जहां फिल्म मेकर और उस टाइप के लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो ये माना गया कि वहां इनकी पैठ होगी, इसलिए ये सिटी से चुनाव लड़ने का पसंद कर रहे हैं अपने संसदीय दल को छोड़कर। लेकिन 50,000 से अधिक वोटों से हारे। ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल से बाबुल सुप्रियो ये कुछ युवाओं में खास नहीं कर पाए। दूसरा, जिस तरह से टीएमसी की गुंडागर्दी वहां हो रही है, उस टीएमसी की गुंडागर्दी में बचाव वाली मुद्रा में रहे, अग्रेसिव मुद्रा में कभी नहीं रहे और इसलिए ऐसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। टीएमसी में अग्रेसिव नेताओं की जरूरत है। बेशक वो टीएमसी छोड़ के आए हो, चाहे वो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हो, अब चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा के छोड़कर आए हो, जो भारतीय जनता पार्टी में आया अग्रेसिव होगा उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी तरह आपको बताएं, एक चौंकाने वाला नाम था रमेश पोखरियाल। ये उत्तराखंड से थे, लेकिन इनको भी मोदी जी ने इनको दिया था शिक्षा मंत्रालय। लेकिन अब शिक्षा में बड़े परिवर्तन किए जाने हैं और अगला जो सत्र होगा और इस चुनाव में भी 2024 में शिक्षा एक अपने आप में मुद्दा बनने वाला है, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। और इसलिए उसमें वो एक्सपर्ट रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों से जुड़े रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और उनकी पकड़ है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये कुछ चीजें हैं जो मोदी जी ने इस पार्ट 2 में संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी जी की स्टाइल में, मोदी जी के तरीके से, मोदी जी के विचार से जो काम करेगा वही मोदी जी के साथ मंत्रालय में टिकेगा। लोग उसको कई बार हल्के में ले लेते हैं। मोदी जी, ये हमने कई बार मीडिया के माध्यम से सुना है, मोदी जी 22 घंटे काम करते हैं, मोदी जी 23 घंटे काम करते हैं, तो लोग सोचते हैं 3 घंटे ही सोते हैं क्या?
कई बार ऐसा होता है कि सुबह 5 बजे प्रोग्राम होता है, मोदी जी उपस्थित होते हैं और मोदी जी के मंत्रालय के लोग जो देख रहे हैं वो कहते हैं रात को 12 बजे बैठे हैं, फिर सुबह 11 बजे मीटिंग कर रहे हैं। इस स्टाइल में वो दिखा रहे हैं कि मेरी जो उम्र है, सारी दाढ़ी सफेद हो गई है, तो मैं इस उम्र में अगर मेहनत कर सकता हूं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। और इस मैसेज को अगर देखकर कोई नहीं सीख रहा है तो वो आगे नहीं चलेगा। और इसी तरह आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से दलित, महादलित उन लोगों को चुना गया है जिनको कोई पूछता नहीं था। ये कहते थे राजनीति में इस वर्ग से भी कोई आ सकता है। तो मोदी जी ने सीधा संदेश दिया है, उत्तर प्रदेश चुनाव में जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है उसको आगे बढ़ाया गया है। वहीं ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को नेता को भी आगे बढ़ाया गया, और वो आपको बता दूं वो नाम है जो कभी राजनीति में हाईलाइट नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जमीनी स्तर पर जुड़कर काम किया है। ये वो नेता हैं जो उत्तर प्रदेश से चुनकर के आए हैं। अनुप्रिया पटेल जो है वो अलग नाम है, क्योंकि वो सहयोगी पार्टी के कोटे से है, तो उस पर कोई टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सहयोगी दलों की तरफ से, इसी तरह जो जेडीयू है उसकी तरफ से कुछ नाम है बिहार से, उस पर टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जैसे कि नारायण राणे, ये नारायण राणे जो महाराष्ट्र की राजनीति से आते हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति में आपको बताएं नारायण राणे का कद आपने देखा होगा। जब सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है, उसको तथाकथित मौत बताया जा रहा है, उस मामले में यदि कोई खुलकर एक बोल रहा था शिवसेना के खिलाफ, चाहे कांग्रेस के खिलाफ, और अपनी जान को जोखिम में रखते हुए एक नेता अड़कर टीवी पर सामने आ रहा था और जिसने यह तक कह दिया था कि मेरे पास सबूत हैं कि शिवसेना का एक बड़ा लीडर इस जो हत्या है इसमें इन्वॉल्व है। इतनी बड़ी बेदाबी से, दबंगई से जो बात कर सकता है, उसका नाम है नारायण राणे। महाराष्ट्र की राजनीति से आते हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, और उनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से वो शिवसेना के लिए बाकायदा हमेशा उस पोजीशन में रहे जो एक विपक्ष के कड़े नेता को रहना चाहिए। हमेशा सवाल उठाते हैं, मुद्दे खोज के लाते हैं और शिवसेना को सांस नहीं लेने देते हैं। और उनकी एक और बात बता दूं, जो मराठा आरक्षण को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने अभी मुद्दा उठाया था और जिसको लेकर अभी बहिष्कार चल रहा है, विधायक सस्पेंड किए गए, ये सारा जो एपिसोड चल रहा है, मराठा आरक्षण को लेकर जो शुरुआत हुई है, उस सारी शुरुआत, पूरा खाका मराठा आरक्षण का नारायण राणे का बनाया हुआ है, जिसके कारण महाराष्ट्र के मराठा और मराठवाड़ा के क्षेत्र के सब लोग नारायण राणे को अपना लीडर मानते हैं। और इसीलिए आपको बताएं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद जमीन से जुड़ा हुआ और एक दबंग लीडर के रूप में नारायण राणे है। इसी तरह मध्य प्रदेश की राजनीति से सिंधिया का नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये एक बड़ा नाम है। और इसमें तो एक और मैसेज छुपा है, क्योंकि वो राहुल गांधी और गांधी परिवार के अति निकट होते हुए, बिल्कुल खास होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। और तब से यह माना जा रहा था कि महाराज जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले तो राज्य की राजनीति में अगर उनको कहीं फिट करते, जिनकी वजह से वो सरकार वहां गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती थी कि कांग्रेस छोड़कर जो बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे उनको उनके कद के हिसाब से वहां सम्मान मिलेगा। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर कोई मंत्रालय दे देते मध्य प्रदेश का और मुख्यमंत्री रहते वहां जो इस समय है, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, और वहां बना देते, कोई मंत्रालय दे देते, शायद कद छोटा होता। और बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस के कोई बड़े लीडर अगर आना चाहते हो तो हम उनको पूरा मान सम्मान देंगे। और इसलिए केंद्र की कैबिनेट में बनाया जा रहा है, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उनको राज्य मंत्री का दर्जा, यानी कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन यह भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी, बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। तो मोदी जी ने एक सीधा मैसेज दिया है कि जो काम करेगा उसको आगे बढ़ाएंगे, जो काम नहीं करेगा उसको साइड करेंगे, और जो अन्य पार्टी भी छोड़ के आएगा उसको उसके कद के हिसाब से पार्टी में सम्मान दिया जाएगा। बाबुल सुप्रियो एक उदाहरण है, युवा है, सब कुछ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में खास नहीं कर पाए, युवाओं को नहीं जोड़ पाए, साइड जाइए। लेकिन वहीं आप देखिए अनुराग ठाकुर, युवाओं में पैठ है, अपने फॉलोवर है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है,
हमेशा जब भी कभी देश और बीजेपी के ऊपर कोई बात आती है, सदन के अंदर भी अच्छा बोलते हैं, सदन के बाहर भी अच्छा बोलते हैं, मीडिया में भी पकड़ बना के रखी है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस तरह का एक मैसेज मोदी जी की तरफ से साफ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश को खासा महत्व दिया गया है और उत्तर प्रदेश से हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है, और जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को ज्यादा तवज्जो दी गई है। ये इसके लिए चाहे बसपा कोई कुछ कहे, कांग्रेस कह रही है साहब काम तो करते नहीं है, ओबीसी, एससी, एसटी को आगे लाके क्या कर रहे हैं। तो भैया कांग्रेसियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 70 साल में जो दलित हैं और महादलित हैं देश के, उनकी दुर्दशा सुधारने के लिए क्या किया? क्या आपने सारे देश के दलितों को नौकरी दी? 70 साल आरक्षण लागू रखा, लेकिन दुर्दशा नहीं सुधारी आपने। आपने भी तो उनकी वोट ली। मैं बचपन से जब से पैदा हुआ हूं मैं सुनता आ रहा हूं कि दलित वोट किसको जाएगी? कांग्रेस को जाएगी। दलित वोट किसकी? कांग्रेस के पक्के हैं। तो आपने वोट तो ली, लेकिन उनकी दशा सुधारने के लिए क्या किया? आज भी कई गांव ऐसे थे जिनमें बिजली मोदी सरकार आने के बाद पहुंची। उन दलितों के घरों में मकान उनको अब मिले, पक्के मकान नहीं थे, झोपड़ी में रह रहे थे। तो कांग्रेस तो बोलने लायक है नहीं कि वो दलितों की राजनीति पे मोदी को कुछ राह दिखाने की बात करे। रही बात हर वर्ग को बैलेंस करने की, तो जब ब्राह्मणों की बात आती है, यूं तो मैं आपको बता दूं वो फर्जी है, केवल फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस एक साजिश कर रही थी उत्तर प्रदेश में कि मोदी जी से ब्राह्मण नाराज हैं, जबकि एक्चुअल कुछ नहीं है। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बदनाम किया जा रहा था। लेकिन फिर भी ब्राह्मण वर्ग को भी यहां जगह दी गई है मोदी कैबिनेट में। यह साफ दिखाया है कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वर्गों की एक नाराजगी कहिए या यूं कहिए बराबर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उसको भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उसको भी तवज्जो मोदी कैबिनेट में दी गई है। बहरहाल दो चीजें साफ हैं कि जो बीजेपी में कहीं दूसरे दल से आएगा उसका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। बीजेपी में जो बड़े चेहरे हैं अगर वो काम नहीं करेंगे, केवल नाम करेंगे, नाम वालों को, नामदारों को अलग किया जाएगा, कामदारों को शामिल किया जाएगा। मोदी जी की यह भाषा भी है कि कामदार हूं मैं नामदार नहीं हूं। तो इसका मतलब समझ लीजिए जो नामदार हैं बड़े बड़े वो अब साइड होंगे, कामदार आगे बढ़ेंगे। और यही मोदी कैबिनेट के नंबर दूसरे टर्म की विस्तार का मेन सूत्र है। वंदे मातरम।